इग्नोर कहाँ आप होती हैं, आप तो बुलडोजर पर चढ़ जाती हैं। किसी दिन जहां से टिकट बढ़ते हैं उस टेबल पे भी चढ़ जाना। नहीं 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 नहीं। देखिए अपने 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 आप को तो अपने लड़ना तो पड़ता है ना। देखिए लड़ रहे हैं और आगे अच्छा, भी। कितनी बार बुलडोजर पर चढ़ी हैं आप? देखिए मैं मेरा तो एक ही बार एक्सपीरियंस रहा है बुलडोजर पर चढ़ने का, क्योंकि वो बुलडोजर शाहीन बाग में पहली दफा ही आया था, तो पहली दफा ही चढ़ना हुआ। दोबारा आएगा तो दोबारा कोशिश करेंगे चढ़ने की। नहीं, वो ओखला विधानसभा तो बहुत बड़ी है ना। नहीं नहीं मैं अबुल फजल में बुलडोजर आएगा तो नहीं चढ़ेंगी? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, असंवैधानिक बुलडोजर, असंवैधानिक बुलडोजर। देखिए क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप उस चीज को, आप ऐसा भी नहीं है कि आप इलीगली कोई चीज ऐसी कर दीजिए और कहिए कि हम तो बुलडोजर रोक देंगे, हम कानूनी कार्रवाई, हम जो सही तरीके से जो चीजें हो रही हैं हम उसको नहीं होने देंगे। जैसे कि अभी अगर आप बात करेंगे कि जो शाहीन बाग का बुलडोजर था, जो 2022 मई 2022 का जो बुलडोजर आया था, वो असंवैधानिक बुलडोजर था, जिसको हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि अगर असंवैधानिक बुलडोजर चलाया जाएगा हम रोकेंगे। अगर किसी की बिल्डिंग अवैध है या किसी का कोर्ट प्रोसीजर, एक कानून के अंदर एक कानूनी प्रक्रिया है, आपने कोई नोटिस दिया क्या, आपने पहले से कोई इंटीमेट किया क्या, आपने वक्त दिया क्या, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हजारों परिवार को, आपको याद होगा हल्द्वानी के अंदर 4 लाख से ज्यादा परिवार सड़क पर थे, उन्होंने डिमार्केशन तक कर दी थी और उन्होंने कहा था कि आप, उन्होंने वक्त दिया और वक्त देकर के ये कहा था कि आप 4-4.5 लाख परिवार सड़क पर कई दिनों तक रहा, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उसके अंदर हालांकि सलमान खुर्शीद साहब उसके अंदर अपीयर हुए थे, उसके अंदर एक मेरी भी पिटीशन थी, हम लोग भी उसके अंदर गए गए थे। तो ये यहाँ पर 4.5 लाख परिवार को आप ये कह दें कि नजूल लैंड है और वहां पर ये कह दें कि रेलवे की जमीन है, आप कोई नोटिस नहीं देंगे, वो हल्द्वानी आपको वाली लड़ाई नहीं थी? रिहैबिलिटेशन नहीं। हल्द्वानी के अंदर। लेकिन उसका क्रेडिट तो आपकी पार्टी एक राज्यसभा सांसद ले गए। देखिए क्रेडिट लेने की नहीं, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए उसके अंदर मेरी एक पिटीशन थी और मेरी उस पिटीशन को भी एंटरटेन किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखिए क्रेडिट कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, अगर आप उसके अंदर देखेंगे तो उस लार्ज तस्वीर में शायद हम भी कहीं किसी कोने पे खड़े हुए थे, क्योंकि हम लोग एज अ वकील खड़े थे वहां पर। तो देखिए वकालत करने का मकसद भी यही था, किस तरीके से हम लोगों की मदद कर सके। जो वक्फ बिल जिस तरीके से लाया जा रहा है उसके अंदर भी एक मेरी पिटीशन है। तो बात कहने का मकसद ये है, भाजपा का जो नफरती बुलडोजर खरगोन के अंदर चला, जहांगीरपुरी के अंदर चला, या जहां जहां भी बुलडोजर आया वहां वहां पर देखिए जिन लोगों ने भी, जो लोग कोर्ट गए, कोर्ट से स्टे लेकर आए, या जहां तोड़ दिया गया शाहीन बाग के अंदर, क्योंकि मैं शाहीन बाग के अंदर मेरी रिहाइश है, हम लोग पहले से इस बात को कह रहे थे कि नफरती बुलडोजर नहीं चलने देंगे, कोई नोटिस नहीं है किसी तरीके। आप तोड़ना क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, वो हम पूछ रहे थे लगातार। लेकिन बुलडोजर आया और बुलडोजर ने कोशिश की, जिसको हमने रोका और हम बुलडोजर पर चढ़े। ये बात हमने इसको लेकर के हम पर मुकदमे भी हुए और आज तक वो मुकदमे चल रहे हैं, हाईकोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो देखिए ऐसे हजार बुलडोजर भी अगर असंवैधानिक बुलडोजर आएगा तो हम हर बार उस बुलडोजर को नाकाम करके भेजने का काम करेंगे। ये हमने तब भी यही किया था और आज भी मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, असंवैधानिक बुलडोजर नहीं चलने देंगे। और अगर कानूनी तमाम प्रक्रिया पूरी हुई है, ओखला के अंदर से कई जगह पर कई ऐसे स्टे माफियाओं ने वहां पर बिल्डिंगों के ऊपर स्टे ला करके तोड़वाने का काम किया, कई ऐसे परिवार बेघर हुए, जिसको लेकर के हम लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं होना चाहिए था। इस तरीके से जो आज जो कोर्टों के अंदर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर वो केसेस पेंडिंग भी थे और उसके अंदर रिलीफ भी मिला है। हालांकि रिलीफ वो ऐसा रिलीफ नहीं था कि कोई ऐसा स्टे मिल गया हो, लेकिन वेकेशन बेंच से दूसरी बेंच के पास गया, जिसको लेकर के अब उसके ऊपर सुनवाई होनी है और आज नहीं तो कल उस पर कुछ फैसला आना है। लेकिन बात यह है कि असंवैधानिक बुलडोजर को लेकर के हमारी लड़ाई थी और उस लड़ाई, अब जब तक ये भाजपा नफरती बुलडोजर भेजे कि हम उस बुलडोजर को नाकाम भेजने का काम करेंगे। आप शाहीन बाग में रहते हैं? जी मैं शाहीन बाग रहती हूँ। तो शाहीन बाग में सीए एनआरसी प्रोटेस्ट का जो रूप था, जिसे पूरी दुनिया ने नोटिस किया था, सुना है कि उसमें भी आपकी ने बहुत सारे ऐसे लोग जिनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए, तो आपने उनकी लड़ाई भी अदालत में जाकर लड़ी। जी देखिए सीएनआरसी के प्रोटेस्ट, आपको पता है कि 101 दिन तक सीएनआरसी का प्रोटेस्ट चला और आपको ये भी मालूम है कि वो प्रोटेस्ट कहाँ से शुरू हुआ और वो कहाँ पे खत्म हुआ और किस तरीके से शुरू हुआ। जामिया के स्टूडेंट को लाइब्रेरी के अंदर पीटने से लेकर के ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और हमारे उन नौजवानों की गिरफ्तारी पर जाकर के ये जो प्रोटेस्ट था वो खत्म हुआ। ये महिलाओं को, ये कहा जाता है कि महिलाओं का ये प्रोटेस्ट था
तो नौजवानों की गिरफ्तारियां क्यों हो रही थी, घरों से उन नौजवानों को क्यों उठाए जा रहे थे। आप दिल्ली से लेकर के, लखनऊ से लेकर, नेटौर से लेकर के उन तमाम जगहों पर आप यकीन मानिए कि मदरसों के बच्चों तक को, 21 बच्चों को उठाया गया, बाकायदा स्कूल में ले जाकर के उनको पीटा गया और पीटने के बाद उनको जेलों के अंदर बंद किया गया। नाजायज उगाई करने की कोशिश की गई, नाजायज पैसा मांगा जाता था। जब लड़कों को कहीं किसी पार्क से उठा लिया जाता था, ये कहा जाता था कि 25,000 लाओ, 50,000 लाओ, तब तुम्हें छोड़ने का काम करेंगे। फिर अगर किसी जरिए वो किसी वकील तक पहुंच गया, तब वहां से वो लड़का छूट करके आता था। तो ज्यादती आपको मालूम है सीएनआरसी के अंदर कितनी हुई है। तो इनको छुड़ाने का काम जो आपने किया, तो आपने तो पैसा नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, हम कभी कभी 1 रुपए हमने कभी लेने का काम नहीं किया। कोई नहीं बता सकता कि हमने कभी किसी से 1 रुपए ले। हम क्यों लेंगे? हमने एक बाकायदा लीगल टीम दिल्ली के अंदर बनाई, हमने यूपी के अंदर बनाई, हमने बिहार के अंदर बनाई, मध्य प्रदेश के अंदर बनाई, ताकि कहीं नाजायज कहीं कोई गिरफ्तारियां हो रही हैं उसको, हालांकि हमें फिर थ्रेटनिंग मिली, हमें हमें ये कहा गया कि हम लोग 5 लाख लोग लेकर आ रहे हैं, गोदरा करने आ रहे हैं। उसकी रिकॉर्डिंग आज तक मेरे पास है कि ये कहा गया कि आप इस तरीके से लीगल असिस्टेंट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, आपको किसने कहा है। तो ऐसी तमाम धमकियां भी आती रही और उसको हम लोग नजरअंदाज करके हम लोग आगे बढ़ते रहे। तो ये वो वक्त था। गुंडों ने ही धमकाया या सरकारी तंत्र भी कहीं धमका रहा था? नहीं, देखिए, जाहिर सी बात है, उन गुंडों के ऊपर किसका संरक्षण है, किसके संरक्षण में है वो गुंडे, वो आज वो तमाम वो गुंडे जिनको मोदी जी खुद उनको ये फ्रिंज तो कहते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारियां नहीं होती हैं, उनको कहीं ना कहीं उन तंत्रों का समर्थन मिलता है, ये तो हम सब जानते हैं, कोई छुपी बात तो है नहीं। तमाम दल बने हुए हैं, उन दलों को किस तरीके का संरक्षण मिलता है ये भी हम जानते हैं। आज इतने दल हैं, इतने बीजेपी के जो तमाम सपोर्टिव दल हैं, उन दलों के किसी भी नेता की आप बता दीजिए कि कोई गिरफ्तारी होती हो, चाहे वो मनमानी कुछ भी कर ले, किसी को मार दें, किसी की लिंचिंग कर दें, किसी को उठा लें, किसी के साथ बदतमीजी कर दें, किसी का बायकॉट कर दें। आप देखिए, गुड़गांव के अंदर नासिर और जुनैद, आपको याद होगा, गुड़गांव के अंदर आपको मालूम है कि कितनी बड़ी बड़ी महापंचायतें हुई हैं, जिसके अंदर ये कहा गया कि मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार तक की बात कह दी। रेडी पटरी वालों, कावड़ यात्रा जब ये चलती है, जब भी कावड़ यात्रा होती है, 2014 से पहले जब सब सुकून में था, लेकिन आज देखिए कि कितना सुकून आप महसूस करते हैं। वो नफरत जो कि देश के उन तमाम वो एजेंसियां, वो तमाम वो उन जगहों पर जो कि बहुत पुरसुकून रहते थे, तमाम वो तंत्र, जब भी कोई त्योहार आता था, उन तमाम तंत्रों की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर तमाम वो आला अधिकारियों की बात कर रही हूँ, वो प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। आज वो प्रोटेक्शन की बजाय वो ही भक्षक बन गए, वही गदा लेकर के वो निकल पड़ते हैं और वही नारे लगाने शुरू कर देते हैं, वही उन सब जो एक्ट जो कि उन तमाम दलों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तो आज वक्त 2014 के बाद बहुत बदल गया है। एक खास कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मैं उस खास कम्युनिटी से आती हूँ, उस कम्युनिटी का दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ, मैं वो सब देख सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी कम्युनिटी के साथ होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये अब 2014 के बाद जो हालात बदले हैं वो सबके सामने है। मैं उस मुजफ्फरनगर से आता हूँ जहाँ से 2 करोड़ कावड़ी गुजरते हैं, और हो सकता है 2-4 लोग कुछ असामाजिकता फैलाते हों, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आ जा रहे लोगों को, और कावड़ बहुत बड़ी आस्था का विषय भी है। बहुत सारे मुसलमान भी उनका स्वागत करते रहे हैं, बिल्कुल, कैंप लगाते रहे हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि वे सभी लोग जो हैं वो असामाजिकता के तरफ हैं, मगर ये कहा जा सकता है कि इतने बड़े आयोजन में इक्का दुक्का घटना कोई हो जाती है। देखिए, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बड़े आयोजन में इक्का दुक्का घटना हो जाती है। आज भी अगर आप सोशल मीडिया अपना खोलिए और देखिए कि आज हुड़दंगबाज जो है, क्या घटना अलग बात होती है, लेकिन हुड़दंग करना अलग बात होती है कि आप किसी की जबरन आप गाड़ी से निकालेंगे, उसकी गाड़ी तोड़ देंगे, आप उसको मार देंगे, उसका कत्ल कर देंगे। आप आज भी आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जब रॉड लेकर के गाड़ी को तोड़ना शुरू कर देंगे। काफी एग्रेसिवली बोलती हैं आप, कई मल्टी स्किल हैं, कई कलर हैं। ये कुछ था कि हमको बनना है, कुछ राजनीति में जाना है, सोशल सर्विस करनी है, या हमको वकालती करनी है? तो ख्याल सोचा था कुछ बचपन में? पापा क्या करते हैं? फादर तो मेरे डॉक्टर रहे हैं, और मेरा खुद का एम्बिशन था वो था कि जुडिशरी में जाऊं मैं। और उससे पहले, क्योंकि मैं जब लॉ कर ही रही थी, तभी मैं ये समाज सेवा जो मैं बता रही हूँ, समाज सेवा में मैं आई, लेकिन मकसद था जुडिशरी में जाना। और बचपन से सोचा था कि जज बनेंगे तो
जज बनेंगे तो फिर, क्योंकि जज को जब भी हम देखते थे तो ये लगता था कि बस जज बनना है, कुछ करना है। तो घर वालों का भी सपोर्ट था और घर वालों के कहाँ सपोर्ट से देखते थे? फिल्मों में? फिल्मों में देखते थे। कोई रियल में तो जज नहीं देखा था? नहीं, रियल में जज हमें कभी वास्ता ही नहीं पड़ा था, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि मुस्लिम परिवारों के अंदर लड़कियों के ऊपर किस तरीके की बाउंडेशंस रहती अरे हैं। आपके ऊपर भी? नहीं नहीं, बिल्कुल तो फादर आपके डॉक्टर और मम्मी आपकी वेरी पर्सनल कितनी पढ़ी लिखी है? नहीं, मेरी मदर बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। मेरी मदर उनको जो घर की जो तालीमात जो होती हैं, जो इस्लामिक तालीमात है, सिर्फ उनको वो हासिल है। कहाँ के आप लोग? हम लोग लखनऊ मलिहाबाद से हैं। मलियाबाद, जहाँ के आम बहुत मशहूर है। बहुत मशहूर हैं। और मेहंदी भी? जी जी, मेहंदी कम है, आम ज्यादा है। ओके। तो हम लोगों ने क्योंकि बचपन से फादर मेरे पढ़े थे, तो उन्होंने भी ये सोच रखा था कि अपनी दोनों बच्चियों को पढ़ाना है, उस माहौल से निकाल करके। सिर्फ आप दो बहनें हैं, राइट? हम 2 बहनें हैं। वो क्या करती हैं आपकी छोटी बहन? वो भी वकील हैं। दोनों एडवोकेट हैं? दोनों एडवोकेट। मेरी पूरी फैमिली जो है वो वकीलों की फैमिली आप कह सकते हैं। गुड। तो हस्बैंड भी वकील हैं मेरे आपके? हस्बैंड भी वकील हैं। और उनकी शादी हो गई आपकी बहन की? नहीं, अभी नहीं हुई है, अभी हो जाएगी। ठीक है, गुड। हमारा पूरा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं अब डॉक्टर, क्योंकि फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टरी करूं, बट रुचि नहीं थी। जिस तरीके से आपने बोला कि मैं फियरलेस बोलती हूँ, तो इस तरीके से स्कूल के अंदर भी मेरे सभी जितने भी टीचर थे वो सभी यही कहते थे कि वकालत करना। ये पॉलिटिकल प्रोडक्ट है। हाँ। कैसे? टीचर कहते थे ये लड़की, टीचर तो ऐसे होते हैं ना, इतिहास, क्योंकि ए आरफत तुम ना पॉलिटिकल प्रोडक्ट हो। बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि रुचि थी, इतिहास में रुचि थी, पॉलिटिकल साइंस में रुचि थी, तो फिर टीचर मुझे हमेशा यही कहते थे कि देखो बेटा, या तो जर्नलिस्ट बनना या फिर वकालत करना, और वकालत करोगी तो ज्यादा बेहतर है। एक आपके नाम वाली जर्नलिस्ट हैं भी, औखला की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो खैर वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा कर रही हैं और बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है। ऑलरेडी वो जर्नलिस्ट थी, तो मैं जब 12th के बाद, जब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि टीचर की इंस्ट्रक्शन थी कि या तो वकालत करनी है या जर्नलिज्म करना है, तो परिवार ने कहा कि भाई हमारा तो हम तो चाहते थे कि भाई डॉक्टरी करो, लेकिन उसमें रुचि नहीं थी। तो चलो ठीक है, आप फिर परिवार का डिस्कशन हुआ कि आप चलिए ठीक है, आप वकालत करिए, क्योंकि वकालत को बहुत अच्छे से प्रोफेशनली, मतलब मुस्लिम फैमिलीज के अंदर उसको अच्छा माना नहीं जाता, खास करके लड़कियों के लिए नहीं माना जाता। वकालत को भी? जी। तो आपके लिए ताज्जुब हो सकता है, लेकिन नहीं माना जाता। कहते हैं कि पेशा ऐसा है कि ये झूठ बोलने का पेशा है, लेकिन उनको ये कौन समझाए कि अगर कोई अगर बेगुनाह फंस गया है, क्योंकि हमारे पास अगर जो भी आएगा तो ये तो कहेगा नहीं कि मैं सच, वो सच तो बोलेगा नहीं कि मैंने चोरी की है या नहीं की है, या बेगुनाह मुझे फंसाया गया है। लेकिन उसके अंदर एक वकील का टैलेंट ये होता है कि वो उसको, अपने क्लाइंट को किस तरीके से वो बचाता है। मैगजीन है इंडिया की, जी। नाम लेना मुनासिब नहीं, जी। उसने एक सर्वे किया और पूरे भारत में सर्वे करके ये पता लगाया जी। कि जेलों में बंद जी। 90% लोग बेगुनाह हैं। बिल्कुल। तो आप उन 10% का केस मत लड़िए जो झूठ बुला रहे हैं, उन 90% का लड़ लीजिए जो बेगुनाह है। नहीं, जब आप इस पेशे में अगर होंगे तो आपको लगेगा कि उन जो मैगजीन और सर्वे के अलावा आपको ऐसा लगेगा कि आप जो सामने वाले जितने भी आ रहे हैं वो सारे लगभग कुछ ऐसे ही आ रहे हैं कि जिनका उन सर्वे से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग। और बात ये है कि कई बार आपको मालूम ये होता है कि जो सामने वाला है वो झूठ बोल रहा है। जेल गई हैं आप कभी? फिलहाल अल्लाह का शुक्र है। नहीं, प्लीज आप गलत समझ गई। मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक एडवोकेट जेल में जाता है विजिट करने के लिए, वैसे मैंने विजिट किया है। Okay. मैंने बिल्कुल विजिट किया है। मैंने अपने स्कूल के कॉलेज के वक्त में भी विजिट किया था, उसके बाद भी मैंने कई बार विजिट किया है। देखिए, जिन बेगुनाहों की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए हालात इतने बद से बदतर हैं कि कई बार जमानत होने के बाद भी जमानती नहीं मिलते हैं। अब देखिए, शाहीन बाग की आपने लड़ाई लड़ी, सीए की लड़ाई आपने लड़ी, एनआरसी की लड़ाई आपने लड़ी, आप बता रही, नाम भी आपका ठीक ठाक चर्चा में रहा। ये बात सही है कि आपने लड़ाई लड़ी। दिखता था कि एक पैनल था, उसमें आपके हस्बैंड भी थे मुज़क्किर जी, आप भी थे, तो एक पैनल था, तो आपने लड़ाई लड़ी, ये तो दिखाई देती है बात। मगर ये भी तो आप मानती होंगे ना कि
जिनकी आप लड़ाई लड़ रही थी उनमें अधिकतर लोग बेगुनाह थे। बिल्कुल, तो तभी बेगुनाह लड़ाई लड़ रहे थे। तो वकालत का पेशा भी शानदार पेशा है, तो उसमें आप अब ये मत बताइए कि हम जो है वो झूठों की भी पैरवी करेंगे, ये नहीं, भी नहीं। कहिए कि हम बेगुनाहों की भी पैरवी करेंगे। नहीं, जो वकालत के अंदर बहुत सारी चीजों की को अभी भी बहुत आपको सारे लोग हैं जो जेल में बंद हैं। नहीं बंद है, उन आज भी बंद है। सीएनआरसी के कई ऐसे जो बेगुनाह हैं वो आज भी जेलों के अंदर बंद हैं, लेकिन वो बंद है। कई बार आप सच बोल रहे होते हैं ना, तब भी मतलब आपको जमानत नहीं मिलती है। आपको याद है एक इलाहाबाद तो हाई इसको कोर्ट झूठ मत कहिए, इसको कहिए वकील साहब की ट्रिक। मैंने बोला टैलेंट मैंने वही तभी टैलेंट कहिए बोला आप था। वकील साहब की ट्रिक। मैंने तभी टैलेंट बोला था कि वकील का कैसा क्या टैलेंट है कि वो अपने क्लाइंट को रिलीफ दिला दे। टैलेंट कह सकते हैं। आज जब हाईकोर्ट की तकलीफ होती है और बहुत ज्यादा जब हम ऐसी तस्वीर देखते हैं कि एक हाईकोर्ट के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बाहर अपनी स्पीच में ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान करने की जब बात करते हैं, आपको याद होगा शेखर यादव नाम है उनका, तो उनकी एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्पीच है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को लेकर के उन्होंने बड़ी बहुत दुख हुआ था सुन करके। हाँ, तो आपको लगेगा कि क्या डेमोक्रेसी का एक जो पैनल है वो पैनल इस तरीके की बात करेगा तो जस्टिस कहाँ रहेगा? जस्टिस किसके पास जाएंगे? अगर कोई बेगुनाह है और इस तरीके का अगर कोई जज जो इस तरीके की बात कर रहा है, तो अगर मैं कितना भी सच बोल रही हूँ कि मेरा क्लाइंट बेगुनाह है, जो ये जिसको मुजरिम बनाया गया है वो बेगुनाह है, जज साहब तो पहले डिसाइड कर चुके हैं क्योंकि वो एक कम्युनिटी से आता है, इसको तो रिलीफ ही नहीं देना है, ठीक है। तो फिर कैसे रिलीफ मिलेगा?